मेरी जेठानी रोज रात ससुर जी की मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियां की आवाज आती हैं। एक दिन जेठानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी को ना बताना और आज रात मेरी जगह मसाज करने जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाजा बैंड किया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम प्रिया है। जी घर में मेरी शादी हुई, वह बहुत ही अजीब घराना था। ऐसे ऐसे काम होते हैं कि समस्या बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और मेरे ससुर थे। जेठ बाहर के देश में होते थे, उनको शादी में भी नहीं देखा, वह आए ही नहीं। मेरे पति का नाम विक्रम था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरे पति बहुत कमजोर और बीमार नजर आते थे। मेरे पापा को पूरा यकीन था कि यह नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। बात बहुत बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि 3 दिन हैं तुम्हारे पास, इससे शादी करके अपने साथ ले जाओ। चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे पति ने बहुत हाथ पांव मारे, दोस्तों की मदद ली और फिर शादी कर ली। पापा ने कहा कि तुम आज से इस घर के लिए मर गई हो, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। मैं हैरान तो तब हुई, विक्रम के पापा भी शादी में खुशी खुशी आए। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। कहते थे, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैंने अपनी जेठानी को देखा था। अपनी शादी पर ही मैंने अपनी जेठानी को देखा। कहने लगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की जरूरत थी। वह सब हो जाता तो रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही रहते। एक दिन मैंने बहुत कुछ अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारे काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की ये कटोरी भी थी। मैं ये मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाजा बैंड कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भलाई इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर में खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाजा गलती से बैंड हो गया होगा, वह अभी वापस आ जाएगी। लेकिन वह वापस नहीं आई। 15 से 20 मिनट गुजर गए, वो वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा पति आ गया। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय बनाने को कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी जल रही थी। इसका मतलब वह सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई, तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई, तब भी मैंने देखा कि यही सिलसिला जारी था। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी, जिसका नाम राधा था, उससे पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वह फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके, जब उसको लगता है कि सब घर वाले सो गए हैं, तो वो तेल लेकर ससुर के कमरे में चली जाती। मैं देर तक जागती थी, क्योंकि विक्रम देर से आते थे। दरवाजा बैंड होने वाली बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान वह जरूरत से ही ज्यादा खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती थीं। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से राधा की हांफी हांफी सांस की आवाज में आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए। मैं बुरी तरह डर गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन ये बाकायदा आवाज है। मैंने सुनी और अब तो मैं पूरा यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कुछ तो गलत है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। लाइट ऑन हो गई, लेकिन फिर मैं डर गई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा विक्रम से बात करूंगी, लेकिन विक्रम को सोने के मूड में थे। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगले दिन राधा से ही बात करने की। मैंने सोचा, वह मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाजा बैंड कर लिया था। वह हैरान रह गई। उसको मुझे इस तरह की बात करने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो मैं पैरों पर तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा, चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाजा बैंड करने की क्या जरूरत थी? और तुम तो अंदर जाकर बैठ गई थी। मैं 2-3 बार चक्कर लगाकर आई थी तो मैंने देखा तुम कमरे में थी ही नहीं।
राधा ने मुझे झूठ बोल दिया कि वो बाथरूम में थी, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दी होगी। वो मुझे नजर नहीं मिला रही थी। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वो अपने काम में फिर से बिजी हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? तो वह हिलाकर बोली, क्यों, तुम इतनी सी बात को तूल दे रही हो? छोड़ो ये सब बातें, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। उसने बात का रुख दूसरी तरफ कर दिया था, लेकिन मुझे अंदाजा लगाना था तो लगा लिया था। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी, जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर इसे और भी ज्यादा हवा दी। वह अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई हो? जरूर दाल में कुछ काला है, तो मैं पता लगाना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। चुप चुप रहती थी और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनती थीं। कोई गड़बड़ जरूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने बातें की तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर के देश जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा है, मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, राधा का भी तो पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है। मैंने कहा कि नहीं, तो उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती हैं, हाथों में चूड़ियाँ भी पहनती हैं। तो वह कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो उसे बड़ा ही उदास देखा है, वैसे है बहुत खूबसूरत। मैंने कहा, हाँ खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है, लेकिन उसका दिल करता हो कि वह तैयार होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, सिर्फ पति के लिए। औरत क्यों तैयार हो? वह अपने लिए भी तो तैयार हो सकती हैं, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिल सके। राधा को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है, ना उसे घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से फोन पर बात करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फोन तो करता ही होगा, और यहाँ तक कि मेरे ससुर भी नहीं कहते थे कि मेरा बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा, एक ही बेटा है और ये सब कुछ इसका ही तो है। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है। कहने लगे, हाँ हाँ, एक बेटा और भी तो है, गलती हो गई। मुझे बात तो थोड़ी ना अपनी औलाद को भूल सकता है, मैं तो मजाक कर रहा था। उनके अजीब से मजाक पर मैं हैरान हो गई। भला ये किस तरह का मजाक था? मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना दिया और राधा भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी की वही रूटीन थी। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी, पापा जी की टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें न दबाऊं उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वह सो जाते हैं तो ये वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है, क्या सारी रात टांगें दबाती रहती है? अनजान कितने सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही घूमने लग रहे थे। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही थीं जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। उसे दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गई। उसे दिन मैं अपनी जेठानी के कमरे में बिना नॉक किए अंदर चली गई। वह मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा कि अब तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। वो पहले तो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में ये सब नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी ये बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नजर लग जाती है, बस इसीलिए नहीं बताया जाता। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी। राधा का पेट देखकर लग रहा था जैसे छठा सातवां महीना हो, और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहना करती थी। पर अब उसको देखकर लगता था कि उसका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब है कि 7 महीने पहले मेरे जेठ थे। लेकिन फिर भी कोई सा घर में उनका नाम क्यों नहीं लेता कि उनकी उसके साथ कोई दुश्मनी थी या यूं उनको पसंद नहीं करते थे। इस घर में रहते हुए मुझे 2 महीने होने वाले थे। वह भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था। ना कभी कोई मनी ऑर्डर आया, ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी के लिए हालात हैं, ऊपर से मेरे ससुर उसको अपने पास दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने पैरों पर मसाज करवाते हैं। उनको इसका एहसास करना चाहिए, ऐसे में तो औरत को आराम की ज़रूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है। ऐसे ही हालात में तो आपका चाट खाने को दिल करता होगा। मेरी बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था वह उसके हलक में अट गया, और ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा। फिर वह सबके सामने कहने लगी,
मैं कहा, ये तुम क्या कह रही हो? हालात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, आप पेट से हैं ना, इसलिए कह रही थी तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूं, जबकि मेरे पति तो मुझे मिलने के लिए भी नहीं आए? मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी सफेद झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। फिर वह कहने लगे, प्रिया, तुम्हें गलत तो फैमिली हो गई है। हमारे घर में अभी कोई खुशखबरी नहीं है। ये खुशखबरी तो हमें तुम्हारी तरफ से ही मिलेगी। मैं हर से सब लोगों का मुंह देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि राधा पेट से है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। राधा की उम्र ज्यादा नहीं थी। यही कोई 25 से 27 साल की उम्र रही होगी। देखने में भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन बस हमेशा खामोश और उदास ही रहती थी। मेरे ससुर बोले, राधा, तुम्हें अपने मम्मी के घर जाना था ना, तो चलो तैयार हो जाओ तो मैं वहां छोड़ दूं। मेरे जेठ तो घर पर रहते नहीं थे, इसलिए राधा भाभी को कहीं जाना होता तो मेरे ससुर ही ले जाते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जेठानी डर गई हो। वह मेरी तरफ डरी हुई नजरों से देखने लगी। मैं समझ गई कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और फिर मैंने दिल में राज को जानकर ही रहूंगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मेरे ससुर राधा को लेकर चले गए। विक्रम भी अपना नाश्ता खत्म करके ऑफिस के लिए निकल गए। मैं घर में अकेली रह गई थी, इसलिए बोर भी बहुत हो रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं आता था। हमारा घर भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहां पर बहुत कम आबादी थी। शाम को जब राधा घर आई तो मैं इसे देखकर हैरान हो गई। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत रोई है। उसके गाल पर यह चोट का निशान भी था। मैंने पूछा तो कहने लगी कि सीढ़ी से गिर गई थी, इसीलिए ये चोट आई। लेकिन उसके चेहरे भाव से ही पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वह मुझे नजरें चुरा रही थी। मैंने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। मैंने कहा, आपको कमरे में जाकर आराम करो, बाकी सारे काम मैं देख लूंगी। मैंने राधा को हल्दी वाला दूध दिया और उसके कमरे में उसे भेज दिया। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। राधा जब अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद मुझे यकीन हो गया कि राधा सो चुकी है, तो मैंने बाहर से दरवाजा बैंड कर दिया। आज राधा की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर के कमरे में जाने वाली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं सच जान पाती। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब जो मैंने सोच लिया था तो पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने अपनी जेठानी के कपड़े पहने, हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाजा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी। नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजा बैंड करने का नाटक किया था, क्योंकि राधा भी अंदर जाने के बाद दरवाजा बैंड कर लेती थी। हालांकि दरवाजा मैंने हल्का सा खुला छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने ससुर के बेड के पास आ गई। मैं अभी बेड के पास आई थी कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी कस के मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर मेरा हाथ मरोड़ करके बोले, राधा, खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा। अगर इसे घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बैंड करके रखो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को भी पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है, तो दोपहर को जो तुम्हारा हाल किया था उससे भी बड़ा हाल करूंगा। ये कहकर मेरे ससुर ने मुझे जोर से बेड पर पटक दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शरीर में तो खून तक नहीं था। मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास मुंह में लगा चुके थे, और मेरे पास यही एक मौका था यहां से भाग जाने का। मैं बिजली की तेजी से कमरे से निकल गई थी। पीछे से मेरे ससुर राधा राधा चिल्लाते रह गए थे। मैं भागती हुई सीधा अपने कमरे में आई थी। विक्रम सो रहे थे। मैंने उन्हें सोने के बाद ही अपने ससुर के कमरे में गई थी। अपने ससुर का ये रूप देखकर मैं तो कांप गई थी। ऊपर से इतने शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से कितना गिरा हुआ था। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। मतलब जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वह तो मेरी सास थी। दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन जो कुछ भी हो, राधा थी तो मेरी सास ही और उन पर अत्याचार हो रहा था। मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा, और विक्रम को जोर से हिलाकर उठा डाला। विक्रम उठकर बैठे। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। क्या हुआ प्रिया, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोली। बस मैंने विक्रम का हाथ पकड़ा और अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास अभी भी सो रही थी। शायद दोपहर की अत्याचार का असर था जो उनकी आंख नहीं खुली थी।
मैंने अपनी सास को उठाया और उनका हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले आई। विक्रम और मेरी सास मुझे हैरत से देख रहे थे। दोनों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट ऑन कर दी। हम तीनों को कमरे में देखकर मेरे ससुर हक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या बात है, तुम तीनों मेरे कमरे में अचानक कैसे? विक्रम और मेरी सास मेरा मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने गुस्से से कहा, पापा जी, आप ड्रामा करना बैंड कीजिए। आपकी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। मैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे, मैं नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर हड़बड़ा गए। कहने लगे, बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर तो मैंने किया क्या गया है? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सास को आगे कर दिया। मैंने कहा, बताइए क्या रिश्ता है इनका आपका? मेरे ससुर तुतलाते हुए बोले, ये तुम्हारी अपनी ससुर की बात को बीच में काटते हुए मैं बोली कि ये मेरी सास हैं। मेरी बात सुनकर विक्रम, मेरी सास और ससुर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सबसे ज्यादा तो मेरी सास डर गई थी। वो एकदम से मेरे ससुर के पैरों में बैठ गई और रोती हुई बोली, मुझे कुछ मत कहना, मैंने प्रिया को कुछ नहीं बताया। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को कंधों से पकड़कर उठाया और बोली, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। आज शाम को इनकी जगह मैं आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो वह पेट से हैं, ऊपर से आप उन पर हाथ उठाते हैं। डर रात तक उनसे अपने पैरों की मालिश भी करवाते हैं। बल्कि और आपकी सेवा की जरूरत है। और तुम सब ने मुझे धोखे में रखा है। मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझे सच्चाई क्यों छुपाई? विक्रम ने मुझे बताते हुए कहा, प्रिया, आराम से बैठो, पानी पी लो। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है। राधा हमारे घर में काम करती थी। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। वह राधा से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। राधा भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। राधा मेरी माँ की बहुत सेवा करती थी। एक दिन मैंने देखा राधा की आंखें सूजी हुई थीं। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देने पर राधा रोने लगी और बताया कि मालिक ने मेरे साथ राधा की बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लग गया। जिंदगी तो उनकी वैसे भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन ये सदमा इस समय उनकी जान ले गया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया था और कहा था कि मरने के बाद भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पापा बहुत रोए थे और अपनी गलती की माफी मांग रहे थे। लास्ट में माँ ने कहा कि मरने के बाद राधा से शादी कर लेना। पापा ने मेरी माँ से वादा किया था कि वो राधा से शादी कर लेंगे, बस तो मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने पापा को माफ कर दिया और फिर वो इस दुनिया से चली गई। माँ के मरने के कुछ समय बाद पापा ने राधा से शादी कर ली, लेकिन पापा राधा को वो माँ सम्मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर राधा से शादी की थी। किसी को नहीं पता था कि राधा मेरी सास हैं। पापा बहुत ही इज्जत वाले आदमी थे। सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी और वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक नौकरानी से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई नहीं आता था। उसे दिन जो एक औरत आई थी, वह भी पापा की भेजी हुई औरत थी और उसने कुछ इस तरह से बातें की थीं कि तुम्हें पक्का यकीन हो जाए। सब कुछ सुनने के बाद मैं पापा की तरह मुड़ी थी। बहुत सर झुकाए बैठे थे, आंखों में आंसू भी थे। मैं पापा के पैरों में बैठ गई और बोली, पापा, एक बार आपने जो गलती की थी, हो सकता है वो अनजाने में की हो, लेकिन अब आप बार बार गलती कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है आपके ऐसा करने से मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होता होगा। उन्होंने राधा को अपनी बहन समझा था और आप उसे इतना दुख देते हैं, तो फिर मम्मी जी की आत्मा खुश कैसे रह सकती है? जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले जोड़ा था, उसे पूरे सच्चे दिल से निभाए। इसी में आपकी खुशी है और मम्मी जी की खुशी है और राधा की भी खुशी है। अब तो आपके घर एक नया मेहमान भी आने वाला है। कल वो जब दुनिया में आएगा तो किस अपना आप कहेगा? कम से कम राधा को सच्चे दिल से अपना लीजिए। दुनिया की परवाह करना छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू थे। बोले, प्रिया बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो इसी डर में जी रहा था कि जब लोगों को पता लगेगा कि मैंने एक नौकरानी से शादी की है, तो मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं।
मैंने अपनी पत्नी से किया गया वादा तो निभाया, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने ये कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी मुझे माफ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे ये रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने राधा का हाथ पकड़ा, उसे बेड पर बिठाया और उसके पैरों में बैठकर उसे माफी मांगने लगे। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक कभी अनजाने में कितनी तुम्हें तकलीफें दी हैं, लेकिन तुमने अपने मुंह से औंफ तक नहीं किया, तो बहुत महान हो। प्लीज एक महानता और कर दो कि मुझे माफ कर दो। राधा एकदम उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ लिए और रोती हुई बोली, प्लीज ऐसा ना कहें, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। मुझे माफी मांगते हुए आप अच्छे थोड़े लगते हैं। आपने मुझे सच्चे दिल से अपना लिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। विक्रम बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे थे कि आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। घर में कोई परेशानी और कोई अब तकलीफ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद राधा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां फैल गई थीं। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश थे। उसने इसी बच्ची को गोद में उठाकर ऐसे हिला रहे थे जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई हो और उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर ढेर सारी दुआएं दी थीं और मुझे खूब सिर पर प्यार किया था। कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को दादा का प्यार और मुझे पति का प्यार मिला। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हैं और विक्रम भी बहुत खुश हैं। और राधा और मेरे ससुर का तो कहना ही क्या, उनकी जिंदगी को तो जैसे एक नया मकसद मिल गया हो जीने के लिए। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।